कैसे हो बेटा। तो हम आज शुरू करते हैं बेटा वेक्टर का तीसरा लेक्चर। हमने अब तक बेटा पोजीशन वेक्टर के बारे में बेसिक आइडिया ले लिया बेटा, ठीक है। देखो बेटा, कुछ छोटी छोटी बातें हम करते हैं। सबसे पहली बात बेटा आज हम करेंगे वेक्टर में कुछ और टाइप पढ़ेंगे। देखो बेटा, अगर दो वेक्टर सेम है, क्लियर बेटा, जैसे ये वेक्टर लिखा बेटा, देखो एक वेक्टर बेटा लिखा मैंने ए और एक वेक्टर लिखा बेटा मैंने बी, क्लियर है। अब देखो बेटा, ए वेक्टर ए एंड बी हैव सेम मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, बराबर है, एंड हैव सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन भी क्या है बेटा, सेम है, क्लियर है, और मैग्नीट्यूड भी क्या बेटा, सेम है। तो बेटा इनको हम बोलते हैं लाइक वेक्टर और इक्वल वेक्टर। लिख लो बेटा, इफ के बाद ये सारी कहानी ए एंड बी हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, देन वेक्टर ए एंड बी आर लाइक वेक्टर और इक्वल वेक्टर। लिखा बेटा, क्लियर बेटा। इधर देखो, ये बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई? दूसरी चीज लो बेटा, ये बात समझ में आ गई। अगर कहीं लिखा बेटा ना, एक वेक्टर ए है ऐसे और एक वेक्टर है बेटा बी ऐसे, क्लियर। अब बेटा देखो कंडीशन क्या है, ए एंड बी में और मे नॉट हैव सेम मैग्नीट्यूड। दोनों का मैग्नीट्यूड बेटा बराबर भी हो सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है, ये दोनों बातें हैं इसमें, बात समझ में आई बेटा। बट हैव सेम डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या बेटा, सेम है। तो बेटा ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं पैरेलल वेक्टर। क्या बोलते हैं बेटा हम, पैरेलल वेक्टर। तो लिख लो बेटा, नोन एज पैरेलल वेक्टर। डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो, बेटा क्या बोला जाएगा, पैरेलल वेक्टर। हाँ बेटा, अगर डायरेक्शन भी सेम हो गया और मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया तो ये तो पैरेलल वेक्टर ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये लाइक वेक्टर भी है। बात समझ में आई? अच्छा, अब यहां से मैं बोलूं बेटा, ये बताओ क्या दो पैरेलल वेक्टर हमेशा लाइक वेक्टर होंगे? नहीं। लेकिन दो लाइक वेक्टर हमेशा पैरेलल होंगे? हाँ। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? लिख लो बेटा, टू लाइक वेक्टर्स आर ऑलवेज पैरेलल। टू लाइक वेक्टर्स आर ऑलवेज पैरेलल, बट टू पैरेलल वेक्टर्स मे और मे नॉट बी लाइक वेक्टर। दोनों हो सकते हैं बेटा, मैग्नीट्यूड बराबर हुआ तो लाइक हो जाएंगे, नहीं हुआ तो नहीं होंगे। इतनी बात समझ में? अच्छा, ये तो हो गया बेटा आपका पिक्टोरियल फॉर्म में। अगर मैथमेटिकली बोलूं ना बेटा, इधर देखो, मैथमेटिकली अगर इसी में बात कर रहा हूं, मैथमेटिकली बेटा ए और बी तभी होंगे जब ए और बी बेटा बराबर हो, लाइक वेक्टर होंगे। आगे बात, तो यहां पर बेटा अगर मैं लिखूं, देखो ये हो बेटा a1 i प्लस a2j प्लस a3 के। बेटा इस ए वेक्टर को मैंने माना लिया, ये था बेटा मैथमेटिकली, और बी वेक्टर था बेटा ये b1i प्लस b2j प्लस b3 के। ये दोनों वेक्टर बेटा लाइक है, इसका मतलब क्या होना चाहिए बेटा, a1 इक्वल टू b1, a2 इक्वल टू b2 एंड a3 इक्वल टू b3 होंगे बेटा। अगर दो वेक्टर ऐसे हैं और कंफ्यूजन बेटा ये है, ऐसे लिख लो a इक्वल टू दिस एंड b इक्वल टू दिस, इफ a एंड b आर लाइक वेक्टर देन, तो ऐसे भी बेटा कई बार बोल दिया जाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर है बेटा कि नहीं है? क्लियर, ये लाइन होगा बेटा। अगली बात सुनते हैं ध्यान से, इस पे आ जाओ। ये दोनों लाइक है बेटा कि अनलाइक है, सॉरी लाइक है कि नहीं है? नहीं है बेटा। पैरेलल है कि नहीं है?
अब देखो बेटा एक काम करते हैं, इस बात को समझो, इसको छाप लिया, छाप लो बेटा और यहां समझो। एक काम करना बेटा, अगर मैं ए को ना यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दूं, किसमें बेटा, यूनिट वेक्टर में, आगे बात, और बी को भी यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दो, तो क्या बेटा दोनों लाइन वेक्टर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? फिर से सुनो, इन दोनों में प्रॉब्लम क्या है, डायरेक्शन तो सेम है, मैग्नीट्यूड तो अलग है। इन दोनों को बेटा मैं यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दूं तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा? बात समझ में आ गई? सेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो दोनों लाइक हो जाएंगे कि नहीं? तो इसका मतलब बेटा अगर मैं यहां से लिखूं तो ये लिख सकता हूं वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी। ये कब होगा बेटा? व्हेन A and B are पैरेलल। क्यों बेटा? अगर पैरेलल थे तो डायरेक्शन का कोई पंगा नहीं था, सेम हुआ डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड मैंने बराबर कर दिया यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करके। आगे बात बेटा, ये बात सबके समझ में आई कि नहीं आई? देखो अब यहीं से बेटा अगर मैं लिखूं तो बेटा क्या मैं लिख सकता हूं वेक्टर A is equal to mod of A divided by mod of B is equal to vector B। क्लियर बेटा? ये क्या होगा बेटा? ये कांस्टेंट है कि नहीं है बेटा? तो इसको मैं लिख सकता हूं A is equal to, इस कांस्टेंट का बेटा नाम दिया लेमडा और इसको नाम दिया बेटा मैंने B। अब देखो अगर बेटा मॉड ऑफ A और मॉड ऑफ B बराबर है तो ये 1 आ जाएगा। ए कम है बेटा, मॉड ए कम है, बी ज्यादा बेटा, ये लेस देन होना जाएगा। और बेटा अगर ए ज्यादा है बी कम है तो ये ग्रेटर देन 1 आ जाएगा बेटा, नहीं आ जाएगा, लेकिन रहेगा तो कांस्टेंट ही ना बेटा। तो क्या यहां से आप बोल सकते हो इस बात से कि अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो ये हमेशा इस इक्वेशन को बेटा क्या करने चाहिए, वो फॉलो करने चाहिए कि नहीं? आगे बात नहीं है, क्लियर है? अब देखो यहां तक लिखा, लिख लो बेटा, two parallel vectors are always related by this equation। क्लियर बेटा? इधर देखो, where lambda is a constant, मैंने बोला let a is equal to axi plus ayj plus azk and b is equal to bxi plus byj plus bzk। बेटा ये दो वेक्टर्स थे, मैंने बोला इफ a एंड b आर पैरेलल, तो बेटा क्या इस इक्वेशन से रिलेट होंगे कि नहीं होंगे? इफ a एंड b आर पैरेलल, क्लियर बेटा? a एंड b क्या है बेटा? पैरेलल है, तो देन दिस वेक्टर मस्ट फॉलो दिस इक्वेशन। तो बेटा क्या मैं लिख सकता हूं axi प्लस ayj प्लस azk इज इक्वल टू azk इज इक्वल टू बेटा मैं लिखूं तो लिखूंगा लेमडा bxi, लिख सकता हूं बेटा, प्लस लेमडा byj प्लस लेमडा bzk। अब देखो बेटा अगर ये दोनों वेक्टर बराबर है बेटा तो इनके हर एक कंपोनेंट भी क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। अभी सीखा था इक्वल वेक्टर में, तो बेटा क्या यहां से आ जाएगा ax इक्वल टू लेमडा bx, ay इक्वल टू क्या आएगा बेटा? लेमडा by, और az कितना आ जाएगा बेटा? लेमडा bz। तो क्या बेटा यहां से मैं बोल सकता हूं ax डिवाइडेड बाई bx, ये x है बेटा, ay डिवाइडेड बाई by इज इक्वल टू az डिवाइडेड बाई bz इक्वल टू लेमडा बेटा। इसका मतलब अगर उनके i कोफिशिएंट का i के बेटा i वाला बोलो बेटा, जो i के अलोंग मैग्नीट्यूड है उनका रेशियो इज इक्वल टू y के अलोंग वाले मैग्नीट्यूड का रेशियो बेटा डिवाइडेड इज इक्वल टू z के अलोंग वाला रेशियो बेटा सेम आ जाए, तो भी वेक्टर क्या होते हैं बेटा? पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे? ये छाप लो बेटा।
कंडीशन फॉर द पैरेलल वेक्टर। ये भी है बेटा, ये भी है। क्लियर है? छाप लिया बेटा। अब एग्जांपल उठाते हैं। देखो बेटा, हमने लिखा है वेक्टर ए इक्वल टू 3i प्लस 2j, वेक्टर बी इक्वल टू लिखा बेटा मैंने 3i प्लस mj प्लस nk लिखा बेटा। हमने लिखा फाइंड वैल्यू ऑफ m एंड n फॉर विच वेक्टर a एंड b वेक्टर b आर लाइक वेक्टर्स। तो देखो बेटा, वेक्टर a और वेक्टर b लाइक से बेटा तो मैं क्या लिखूंगा, वेक्टर a इक्वल टू वेक्टर b। तो a कितना बेटा 3i प्लस 2j प्लस 0k, और b कितना बेटा 3i प्लस mj प्लस nk। देखो बेटा, अगर इस 3 के मैं कुछ और लिख दूं ना बेटा तो वेक्टर लाइक हो ही नहीं सकता था। तो देखो बेटा, यहां 3 और 3 बराबर है कि नहीं है, जस्टिफाई हो गया। यहां 2, यहां कितना बेटा m, तो कितना ना 2 इज इक्वल टू m, यहां n, यहां 0 बेटा 0 इज इक्वल टू n। आगे बेटा वैल्यू लाइक वेक्टर के लिए। ये बात समझ में आ गई बेटा कि नहीं आई? क्लियर है कि नहीं है? पक्की बात। आगे बढ़े। देखो अगला, देखो बेटा छाप लेना इसे। अगला क्वेश्चन बेटा, वेक्टर a इज इक्वल टू 3i प्लस 2j, वैसे लिख लिया बेटा, प्लस का k, वेक्टर b इक्वल टू 6i प्लस mj माइनस nk। क्लियर बेटा? लिखो इसमें फाइंड वैल्यू ऑफ m एंड n, फाइंड वैल्यू ऑफ m एंड n फॉर विच a एंड b आर पैरेलल टू ईच अदर। a और b क्या हो रहे बेटा, एक दूसरे के पैरेलल हो रहे हैं, इसके लिए हमें निकालना है। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, इधर देखो। तो अगर पैरेलल बेटा तो इनके कोफिशिएंट का रेशियो सेम आना चाहिए। तो 3/6 इज इक्वल टू 2 प्लस का m इज इक्वल टू बेटा k के आगे लिखा है 1 की 0, 1 लिखा बेटा, 1 डिवाइडेड बाई माइनस का m। बेटा इन दोनों को उठाओ। क्लियर बेटा? तो m इक्वल टू आ गया 4। क्लियर बेटा? इसको उठाओ बेटा, कितना जाएगा 1/n इक्वल टू माइनस का 3/6, तो n इक्वल टू कितना बेटा माइनस का 2। बात समझ में आ गया बेटा कि आगे m और n की वैल्यू आ गई। छाप लो। क्लियर बेटा? इतनी बात समझ में आई। अब देखो बेटा एक बात और, अगर कोई वेक्टर है बेटा a, ठीक है, और एक वेक्टर बेटा लिखूं मैं b, और b इक्वल टू बेटा लिख दूं माइनस है, तो इस बात को समझो बेटा। ठीक है, वेक्टर b और इक्वल टू कितना लिखा बेटा मैंने, माइनस a लिखा बेटा। इसका मतलब है कि वेक्टर b का मैग्नीट्यूड और वेक्टर a का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट वेक्टर b का डायरेक्शन वेक्टर a के क्या होगा बेटा, अपोजिट होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं है बेटा? क्लियर है कि नहीं है? पक्की बात? क्लियर है बेटा? तो इस केस बेटा क्या बोलते हैं, इसे हम अनइक्वल वेक्टर बोलते हैं या अनलाइक वेक्टर बोल देते हैं। क्लियर बेटा? आगे बात लिख लो। इफ हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, इफ हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज अपोजिट, and direction is opposite, then vector is known as, and then vector is known as unlike vector, unlike vector। और ऐसे बेटा अगर यहां पर डिफाइन करूं ना, मैग्नीट्यूड अलग हो जाए लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, एंटी पैरेलल। वो भी लिख लो साथ के साथ। हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, having opposite direction but magnitude may or may not be same, but magnitude may or may not be same, known as एंटी पैरेलल वेक्टर या अपोजिट वेक्टर। क्लियर बेटा? आगे देखो, आगे देखो।
अब कुछ छोटे छोटे बेटा बातें और, ऐसे वेक्टर्स ना बेटा जो एक ही जगह से स्टार्ट हो, जैसे ये सारे वेक्टर क्या हो रहे हैं बेटा, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं बेटा कि नहीं हो रहे, तो इनको बेटा हम बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। क्या बोलते हैं बेटा, को इनिशियल, मतलब उनकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सेम है। तो लिख लो बेटा, इफ वेक्टर स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इफ वेक्टर स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट, वेक्टर स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट, then known as co-initial vector, co-initial vector। ऐसे बेटा ऐसा भी हो सकता है कि अगर वेक्टर एक ही जगह खत्म हो, इस तरीके से आके, क्लियर है, तो ऐसे को बेटा हम बोलते हैं को टर्मिनल वेक्टर। लिख लो, इफ एंड्स एट अ सेम पॉइंट, ends at a same point known as कोटर्मिनस वेक्टर। अच्छा तुम्हें एक बात बताता हूं मैं, एक्चुअली हर स्टेट में ना बेटा कुछ ना कुछ प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। जैसे आप हरियाणा में आ जाओगे तो क्या बोलते हैं बेटा, वो ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते। जो गांव में लोग रहते हैं बेटा, गांव मतलब जो अच्छे से ग्रामर वगैरह नहीं पढ़ते, दूसरी लैंग्वेज नहीं पढ़ते, प्योर हरियाणवी जो बोलते हैं, जैसे उनसे पूछोगे ना तो क्या बोलेंगे, स्कूल, स्ट्राइक, स्टाफ, क्लियर बेटा। और जहां पे बेटा हिंदी मीडियम है, जैसे राजस्थान हो गया या फिर यूपी साइड चले जाओ आप, तो बेटा वहां पर इस आधे सा को ना बेटा कंप्लीटली ई का प्रोनाउंसिएशन करते हैं। जैसे इसको क्या बोलेंगे, स्कूल, आगे बात बेटा स्ट्राइक, स्टाफ, क्लियर बेटा, इस तरीके का प्रोनाउंसिएशन होता है। अच्छा यूपी वालों में बेटा एक चीज और होती है, मैं तो वहीं का हूं तो बेसिकली मुझे अच्छे से पता है। जैसे आप बोलते हो ना ऑन, तो इसको हिंदी में कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे बेटा, ये लिखोगे। तो ये जहां पर ये वाला आएगा ना बेटा, ये वाला, ये प्रोनाउंसिएशन हमारे साइड के लोग नहीं करते यूपी में। ये क्या बोलेंगे, आन। जैसे फोटोन होता है तो बेटा हमारे साइड क्या बोलेंगे, फोटान। आप घर में क्या लगाते हो, लॉक, हमारे साइड लोग क्या लगाते हैं बेटा, लाख। आगे बात नहीं है, ऐसे और आगे चले जाओगे आप बेटा बिहार साइड चले जाओगे या फिर आप बेटा वेस्ट बंगाल चले जाओगे बेटा, तो वो रा का प्रोनाउंसिएशन ला करते हैं और ला का प्रोनाउंसिएशन बेटा रा करते हैं। जैसे बेटा अगर वो 5, 7, 8 दिन खाना ना खाए ना तो वो कमजोर नहीं होते, कमजोर हो जाते हैं। वो कुरकुरे नहीं खाते, कुड़कुड़े खाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? और भी चीजें बेटा, कई जगह बेटा वा का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, वा की जगह बेटा भा बोलते हैं। ये वॉलीबॉल नहीं खेलते बेटा, वॉलीबॉल खेलते हैं। ये भी वेस्ट बंगाल साइड है बेटा। तो ऐसे हर जगह का कुछ है, तो कई बार फ्लो में ना बेटा मैं भी ऑन ना होके ऑन हो जाऊंगा। बात समझ में आई नहीं आई तो समझ जाना, क्लियर है? चलो आ जाओ फिजिक्स पर वापस आते हैं। देखो तो बेटा हमने को इनिशियल पढ़ लिया, को टर्मिनल वेक्टर पढ़ लिया, क्लियर है? अब बेटा हम पढ़ेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्या पढ़ेंगे? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देखो बेटा ये दो वेक्टर लिए हमने, ठीक है? तो सबसे पहली बात बेटा एंगल तभी बताया जाएगा जब वेक्टर चाहे को इनिशियल हो चाहे को टर्मिनल हो, तभी बताओगे आप। जैसे ये लिया मैंने एक वेक्टर बेटा, ये लिया एक वेक्टर ये लिया, ठीक है? अब ना ये को इनिशियल है बेटा, ना ये को टर्मिनल, ना एक जगह से शुरू हुए ना एक जगह पर खत्म हुए बेटा। ये एक ही जगह से शुरू हुआ है बेटा कि नहीं हुआ है? ये देखो बेटा ये क्या हुआ है, एक ही जगह होके खत्म हुआ है कि नहीं हुआ? तो सबसे पहली बात बेटा जब वेक्टर को टर्मिनल हो या को इनिशियल हो बेटा, तो उनके जो सपोर्ट के बीच में एंगल बनेगा वही क्या होगा बेटा? एंगल ऑफ द वेक्टर होगा, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स होगा, क्लियर बेटा? अच्छा उसके साथ एक चीज और देखो बेटा, जैसे ये दो एंगल बेटा, एक इधर वाला ये थीटा है, इनके बीच का एंगल, एक इधर से भी होगा बेटा। आगे बात नहीं है, इस तरीके से भी होगा एंगल। तो बेटा हमेशा वही एंगल दिया जाएगा जो कम हो।
बात समझ में आ गई? जैसे ये बना दिया जाए, देखो इधर ये बना दिया मैंने, ठीक है। तो एक तो ये एंगल बनेगा बेटा और एक ये एंगल बनेगा, तो इसको हम बोलते हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, इसको नहीं बोलते बेटा। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें सही बता दो तो रिजल्ट दोनों से सेम आएगा 100%, दुखी होने वाली कोई बात नहीं है। जैसे इसमें बेटा इसको बोलेंगे और इसको नहीं बोलेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा क्या थी, उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कब, जब चाहे वो दोनों को टर्मिनल हो बेटा, चाहे वो को इनिशियल हो तब। जैसे इस केस में देखो बेटा, ना ये को टर्मिनल है ना को इनिशियल है बेटा, तो ये फ्री वेक्टर्स है, अगर इसको मैं उठा के यहां से ऐसे रख दूं ना ऐसे, तो ये एंगल क्या होगा बेटा, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स होंगे। जैसे मान लिया ये होता 120 डिग्री, तो ये आता 60 डिग्री आता बेटा, नहीं आता। तो ए और बी के बीच का एंगल जो है बेटा वो 60 डिग्री होता, क्योंकि इन दोनों को मैं क्या बनाता, को टर्मिनल बनाता बेटा, या तो फिर को इनिशियल बनाता, तब जाके एंगल डिफाइन होता। क्लियर है बेटा कि नहीं है? आगे बात तो लिख लेते बेटा, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ये सारी कहानी लिख लो। ये एंगल है, ये वाला नहीं है, इसमें ये है, ये नहीं है, इसमें ये है बेटा, ये नहीं है, इसमें ये नहीं है, ये है। क्लियर है? पहला पॉइंट देखो बेटा, एंगल इज डिफाइंड, एंगल इज डिफाइंड when vector is co-initial, when vector is co-initial or co-terminal, vector is co-initial और co-terminal। क्लियर बेटा? उसमें लिखो हमेशा दो एंगल होंगे, हमेशा दो एंगल होंगे बेटा, जो कम वाला एंगल होगा वही एंगल बिटवीन वेक्टर बोला जाता है, वही एंगल बिटवीन वेक्टर बोला जाता है बेटा। आगे बात, अच्छा यहीं से एक चीज और सुनो बेटा, कई जगह बोल भी दिया जाता है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल जो ना बेटा 0 से 180 डिग्री के बीच में ही लाई करेगा, या 0 से पाई रेडियन के बीच में ही लाई करेगा। क्यों बेटा? देखो आपने एक वेक्टर ये ले लिया और एक वेक्टर ये ले लिया, आप बोलोगे सर देखो 180 से ज्यादा हो गया, मैं बोलूंगा हो गया बेवकूफी, कर दी तूने बेवकूफी। बेटा इधर से मेजर करेंगे फिर, क्योंकि दोनों में से कौन सा लिया जाएगा जो कम होगा। क्लियर है? रिजल्ट मैथमेटिकली कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं फिर से बोल रहा हूं, चाहे जो ले लो। आगे बात बेटा, लेकिन एंगल बिटवीन द वेक्टर इसी को बोला जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? आगे बढ़े। अब देखो बेटा, अब हमें पढ़ना बेटा एडिशन ऑफ वेक्टर, तो लिखो हेडिंग एडिशन ऑफ वेक्टर। क्लियर है? इधर देखो बेटा, एडिशन ऑफ वेक्टर में हमने वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके देखे थे बेटा। एक हमने देखा था बेटा पिक्टोरियल और एक देखा था बेटा हमने मैथमेटिकल। क्लियर है? तो एडिशन भी दो तरीके से चलेगा बेटा, एक पिक्टोरियल मेथड होगा, एक मैथमेटिकल मेथड होगा। तो बेटा लिख लो एडिशन ऑफ वेक्टर में पहला लिख लो बेटा मैथमेटिकल मेथड। इसमें सुनो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ही ऐड होगा। जैसे आई के साथ बेटा आई ही ऐड होगा, जे के साथ बेटा जे ही ऐड होगा, के के साथ के ही ऐड होगा कॉमन लेके। जैसे देखो तो प्लस लगा के लिखा जाएगा, मैंने लिखा a इज इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस 6k, b इज इक्वल टू 2i प्लस 6j माइनस या प्लस 4k बेटा, ये हमने लिखा। बोला a प्लस बी कितना है बेटा? क्लियर? तो बेटा a प्लस बी, मैंने a को लिखा 3i प्लस 2j माइनस 6k प्लस 2i प्लस 6j प्लस 4k बेटा। अब देखो इन दोनों में से बेटा i कॉमन ले लो तो आ जाएगा 5i, ये दोनों कितना हो जाएगा बेटा प्लस 8j माइनस का 2k। आगे बात नहीं आई, ऐसा नहीं इसमें बेटा कोई कांस्टेंट कॉमन हो तो ले सकते हैं। तो इस तरीके से बेटा मैथमेटिकल एडिशन किया जाता है। तो बेसिकली ऐसे याद कर लो, आई वाले साथ आई वाला जोड़ के आई लिख देंगे, जे वाले साथ जे वाला जोड़ के जे लिख देंगे, के वाले साथ के जोड़ के वाला जोड़ के बेटा के लिख देंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ये वेक्टर एडिशन हो गया बेटा कैसा, मैथमेटिकल फॉर्म में छाप लो। क्लियर? ये बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई? क्लियर है? देखो अब इस पे छोटे छोटे बेटा एक दो सवाल। जैसे मैंने क्या लिखा बेटा,
यहां पे लिखा m और मैंने लिखा बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच a plus b have no component along z axis। बेटा z एक्सिस के along कोई कंपोनेंट ना बचे, तो इसको मैं अगर जोड़ूं तो क्या आएगा बेटा, देखो क्या ये आएगा 5i प्लस 8j प्लस m माइनस 6k। बेटा z के along एक भी कंपोनेंट ना हो, इसका जीरो कंपोनेंट, ये कितना हो जाएगा 0, तो m माइनस 6 कितना बेटा 0, तो m इक्वल टू कितना बेटा 6। इस तरीके से सवाल आते बेटा, जैसे मैं बोल देता इसी सवाल में फाइंड m फॉर विच कंपोनेंट along z एक्सिस बिकम ट्वाइस ऑफ y एक्सिस। बेटा तो मैं क्या लिखता हूं, y एक्सिस के along कंपोनेंट कितना बेटा 8 है कि नहीं है, तो इसका ट्वाइस कितना होता है बेटा 16। तो यहां क्या लिखता बेटा मैं प्लस माइनस 16। बेटा मैग्नीट्यूड तो दोनों साइड होगा ना, ये गलतियां होती हैं। मैंने सवाल में क्या दिया, y का जो कंपोनेंट बेटा उसका ट्वाइस हो z के अलॉन्ग, तो बेटा y का 8 है तो z के अलॉन्ग प्लस 16 और माइनस 16 दोनों सही है कि नहीं है, तो यहां बेटा लिखता प्लस 16 और माइनस 16 और m की दो वैल्यू निकालता मैं। बात तो समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे ढेर सारे सवाल बना सकता हूं मैं इसमें, क्लियर? तो बेटा ये इस तरीके से एक एडिशन चलता है। आगे बात, दूसरी बात सुनो बेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको लिख भी लो। अगर आप दो वेक्टर को जोड़ते हो, क्लियर बेटा, तो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी ही आएगी। अगर आप दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हो आपस में बेटा, तो भी क्या आएगी, वेक्टर क्वांटिटी ही आएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लिख लो। on adding or subtracting two vectors it always gives a vector quantity। देखो बेटा जैसे भी मैंने किया था बेटा a प्लस b किया था, देखो c किसके टर्म में आया बेटा, i j के टर्म में ही आया कि नहीं आया। मैंने लिखा देखो a इक्वल टू 3i, वेक्टर b इक्वल टू माइनस 3i। बोला गया बेटा फाइंड a प्लस b, क्लियर बेटा? तो देखो बेटा वेक्टर सम है कि नहीं है, ऑप्शन था बेटा 0, दूसरा ऑप्शन था बेटा 0 वेक्टर, तीसरा ऑप्शन था बेटा a एंड b बोथ, चौथा ऑप्शन था मैंने कोनी मेरा। तो बेटा एक बात सुनो, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए ना बेटा तो कितना आएगा 3i माइनस 3i, तो कितना आएगा बेटा 0 आया कि नहीं आया, क्लियर बेटा? तो ये वेक्टर ही आएगा, ये आएगा बेटा 0 वेक्टर। आगे बात की नहीं है, ये क्या आएगा बेटा 0 वेक्टर आएगा। इस बात को याद रखो, इसको मैं समझाता हूं क्या है अभी, रुको। दो वेक्टर का सम क्या आएगा बेटा, हमेशा वेक्टर क्वांटिटी ही आएगा। देखो कहीं लिखा हो ना बेटा a माइनस a, तो ये हमेशा क्या आएगा बेटा 0 वेक्टर आएगा। इसे लिख लो बेटा 0 वेक्टर मींस हैविंग मैग्नीट्यूड 0, क्लियर बेटा? इसका डायरेक्शन क्या होता है उसको सुनो बेटा। इसको बेटा हम बोलते हैं अनडिफाइंड डायरेक्शन, जिसका डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है। अच्छा, इसके लिए टेक्निकल टर्म यूज होता है बेटा आर्बिट्रेरी, क्या बोलते हैं उसे हम, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होता है। तो लिख लो बेटा 0 वेक्टर हैव अनडिफाइंड डायरेक्शन, ब्रैकेट में बेटा आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। क्लियर है बेटा कि नहीं है? डायरेक्शन डिफाइन नहीं होता इसमें, क्लियर? ये एडिशन समझ में आया बेटा, पक्की बात? इधर देखो, अब बेटा पिक्टोरियल मेथड से ना दो वेक्टर को जोड़ने के दो तरीके हैं, क्लियर बेटा? एक है बेटा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है और एक है बेटा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्लियर है? तो सबसे पहली हेडिंग लिखो बेटा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लिखा बेटा, ये बोर्ड में भी प्रूफ पूछता है इसका, मतलब 11वीं के पेपरों में भी प्रूफ पूछता है बेटा। इधर देखो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या बोला बेटा, दो वेक्टर है a
और बी। क्लियर बेटा? देखो कैसे लिया, ए शुरू हुआ बेटा, खत्म हुआ, जहां से एक खत्म हुआ ना बेटा बी वहीं से शुरू हुआ। क्लियर है कि नहीं है? तो इसको बेटा हम बोलते हैं सेम ऑर्डर। जैसे जहां से शुरू हो रहा है ना बेटा दूसरा, जहां खत्म हुआ बेटा वहीं से दूसरा शुरू हो जाए। जैसे ऐसे लिख दो, देखो इधर ये बेटा सी, ठीक है, ऐसे फिर और कर दो बेटा डी। देखो क्या चल रहा है, ए जहां शुरू हुआ बेटा यहां से शुरू हुआ, यहां खत्म हुआ, जहां ए खत्म हुआ बी से शुरू हो गया बेटा, और जहां बी खत्म हुआ सी शुरू हो गया, जहां सी खत्म हुआ बेटा वहीं से डी शुरू हो गया बेटा। इनको हम क्या बोलते हैं? सेम ऑर्डर। क्लियर बेटा? अच्छा, इसी में एक मैं ऐसे कर दूं, इधर देखो ई, तो ई को बेटा हम क्या बोलते हैं? अपोजिट ऑर्डर। मतलब जहां दोनों क्या हो गए, बात खत्म हो गए बेटा, कहीं शुरू हो गए या खत्म हो गए, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? अपोजिट ऑर्डर। ये बात समझ में आ गई? तो लिखो बेटा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में इन्होंने बोला क्या, लिख लो, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई two sides of a triangle taken in the same order, then their resultant is given by third side of the triangle taken in opposite order। क्लियर बेटा? इधर देखो, जैसे ये ए है बेटा, ये बी है, बात समझ में आ गई? तो बेटा ये रिजल्टेंट होगा आर ए प्लस बी। वो ऑर्डर वाली कहानी समझ में आई बेटा कि नहीं आई? देखो ध्यान से, इसका ऑर्डर अगर सेम होता बेटा तो क्या होता, यहां से चलते और यहां खत्म करते कि नहीं करते? क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पिक्टोरियल का मेथड बेटा। अच्छा, ये ट्रायंगल नाम हमसे ही पूछेगा, ऐसा पिक्टोरियल वगैरह करके नहीं पूछता कभी हमसे। इतनी बात समझ में आई बेटा कि? अच्छा ये बताओ, ए और बी के बीच का अगर, चलो ऐसे देखते हैं, कुछ बात करते हैं बेटा। ये θ1, ये θ2 और ये θ3 मान लेते हैं, ठीक है? चलो बताओ, एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या आएगा? देखो ए और बी क्या सेम शुरू हुआ बेटा सेम पॉइंट से, या सेम पॉइंट पे खत्म हुआ? नहीं बेटा, इस ए को उठा के यहां रखूंगा तो ये एंगल बनेगा, तो कितना होगा बेटा? क्या ये होगा 180 माइनस θ3। अगला होता बेटा एंगल बिटवीन आर एंड ए। आर ये रहा बेटा, ये रहा, एक ही जगह से शुरू हुआ है, तो थीटा को इज द आंसर। एंगल बिटवीन आर एंड बी, आर और बी एक ही जगह खत्म हुआ है बेटा, तो क्या θ2 इज द आंसर। बात समझ में आई? एंगल का थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? आगे बात क्लियर है? छाप लो बेटा, ये ट्रायंगल ऑफ जो स्टेटमेंट बोला बेटा वो रट लेना, पूछा जाता है। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? पक्की बात? अब देखो बेटा, आगे देखो, इसमें बेटा हम निकालते हैं इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। अब मैथमेटिकल फॉर्म में थोड़ा सा चलेंगे, पिक्टोरियल तो बेटा हमने ऐड कर लिया, अब पिक्टोरियल का रिजल्टेंट बेटा हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। लिखो बेटा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। हमें ये दोनों बातें भी आनी चाहिए बेटा, बहुत आसान सी बात है, बिल्कुल दुखी होने वाली बात नहीं बेटा। ये वेक्टर था ए, ये वेक्टर था बेटा बी, ठीक है? ये आया बेटा रिजल्टेंट आर। इन दोनों के बेटा बीच का एंगल ये आया थीटा। अब देखो एक चीज ध्यान से सुनो यहीं पर, बेटा अगर ये थीटा हो, ये हो ए, ये हो बी, ये हो सी, तो बेटा कॉस थीटा कितना आएगा? क्या आएगा? कॉस थीटा इक्वल टू AC बाई AB। तो AC इक्वल टू कितना आया? AB कॉस थीटा आएगा बेटा कि नहीं आएगा? क्लियर है? और इसी तरीके से बेटा BC कितना आएगा? क्या ये आएगा? AB
साइन थीटा, ऐसे नहीं होगा साइन थीटा भाई। तो इधर देखो बेटा, अब मैं वेक्टर भूल जाता हूं थोड़ी देर के लिए, इसको मैं ट्रायंगल के हिसाब से चलता हूं बेटा। इसका मैग्नीट्यूड कितना बेटा बी, और इसका मैग्नीट्यूड कितना बेटा ए। क्लियर है? तो बेटा इधर कितना आएगा, क्या इधर आएगा मॉड ऑफ वी कॉस थीटा, इसी तरीके से। और इधर कितना आएगा बेटा मॉड ऑफ वी साइन थीटा। आगे बात बेटा, अब देखो ये ट्रायंगल देखो बेटा, ये वाला ट्रायंगल, ये और ये वाला बेस हो गया बेटा, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूस बेटा। तो क्या मैं लिख सकता हूं मॉड ऑफ आर स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर ए प्लस मॉड ऑफ वी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वी साइन थीटा का स्क्वायर। लिखा जा सकता है बेटा किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ये समझ में आ गया था, रफ कर दो। क्लियर बेटा? इधर देखो, तो यह है बेटा आर स्क्वायर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ वी कॉस थीटा। बेटा ये आ गया मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। आगे बात बेटा 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसी को बेटा और सॉल्व किया जाए तो मैं लिखता हूं मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर। इधर देखो बेटा, इस टर्म को देखो, इस टर्म को देखो, मॉड ऑफ बी स्क्वायर कॉमन ले लो बेटा, तो ब्रैकेट में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। आएगा बेटा कि नहीं आएगा? तो यहां से बेटा देखो ये हो जाएगा 1, तो मॉड ऑफ आर इक्वल टू आ जाएगा बेटा रूट में मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है बेटा कि नहीं है? ठीक है, आगे बात बेटा कि नहीं है? क्लियर है? इधर देखो बेटा, अब ये तो मैग्नीट्यूड है बेटा, रिजल्टेंट तो वेक्टर क्वांटिटी का होगा, तो डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा। क्लियर है बेटा कि नहीं? अब डायरेक्शन लिखने पे याद करो क्या सिखाया था बेटा, अगर किसी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में नहीं लिखते बेटा तो आपको एक्स एक्सिस के साथ लिखना पड़ता था और पॉजिटिव डायरेक्शन में लिखना पड़ता था, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। याद आया कुछ बेटा? यहां पर मैं ए के रेफरेंस में लिखूंगा तो बेटा देखो ये ए से ऐसे घूम रहा है बेटा, नहीं घूम रहा है। क्लियर है? इधर देखो बेटा, अगर मैं यहां से लिखूं tan, और बेटा ये एंगल में मान लेता हूं डेल्टा, तो tan डेल्टा कितना आएगा बेटा? क्या ये आएगा b sin थीटा डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। बेटा ये एंगल किसके साथ बेटा रिजल्टेंट का? ए के साथ है कि नहीं है? तो लिखना बेटा विथ ए। क्लियर है? छाप दो सारा कुछ बेटा, ये फार्मूला याद रखना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिखा बेटा सबने? क्लियर है? तो बेटा ये क्या हो गया? ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। पक्की बात? आगे बढ़े। ऐसे देखो बेटा, इसी में सुनो ध्यान से, मैंने क्या किया बेटा, एक थोड़ा सा चेंज किया और कुछ ज्यादा नहीं। इस लाइन को बेटा मैंने बढ़ाया ऐसे, ठीक है, और इसको रिजॉल्व किया बेटा। इधर देखो, अगर ये थीटा था तो ये थीटा होगा कि नहीं होगा? ये थीटा था पहले, तो बेटा इधर कितना आ जाएगा? ये क्या इधर आ जाएगा a sin थीटा, और इधर कितना आ जाएगा बेटा? a cos थीटा, और ये b था बेटा, तो रिजल्टेंट फिर से सेम आएगा क्योंकि रिजल्टेंट तो यही है। लेकिन एंगल बेटा अगर मैं लिखूं और इसको बेटा मैं बोल दूं डेल्टा डैश या डेल्टा b, तो tan डेल्टा b कितना आ जाएगा बेटा? क्या आ जाएगा? ये मॉड ऑफ a sin थीटा डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ b
प्लस मॉड ऑफ ए कॉस थीटा। क्लियर बेटा कि नहीं है? देखो ध्यान से देखो बेटा, अगर यहां मैंने b sin थीटा लिखा और यहां a प्लस b cos थीटा लिखा बेटा, तो एंगल जो tan आएगा वो a के साथ आएगा। अगर यहां पे a कर लिया बेटा sin थीटा cos थीटा के, तो एंगल आ गया किसके साथ? b के साथ। याद कर लेना इस तरीके से थोड़ा सा, और कुछ नहीं है। क्लियर है? घोट लोगे ना बस, ठीक है। लिखाइए। क्लियर बेटा? अगला सवाल, अपना अगला पॉइंट है बेटा इसी में, जिसको हम बेटा बोलेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कुछ नहीं है, बस ऐड करने का तरीका, पिक्टोरियल वाला तरीका क्या है बेटा? अलग है। क्लियर है? तो लिखो बेटा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इन्होंने क्या बोला बेटा कि अगर दो को इनिशियल वेक्टर किसी पैरेललोग्राम के दो एडिशन साइड को ड्रॉ कर सके। क्लियर बेटा? तो जो इनका रिजल्टेंट होता बेटा, उस पैरेललोग्राम के डायगोनल सी दिया जाएगा। कौन सा डायगोनल बेटा? जो इनके इंटरसेक्शन से पास कर रहा हो। तो लिखो बेटा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में लिखो, इफ टू को इनिशियल वेक्टर can be represented as two adjacent side of a parallelogram, then their resultant is given by the diagonal of the parallelogram starting from their intersection point। बेटा इसका मतलब इस केस में ना तीनों वेक्टर को इनिशियल दिखेंगे। देखो इधर, अगर ये पैरेललोग्राम बना लिया जाए बेटा, तो इनका रिजल्टेंट ये आएगा, और इनके बीच का एंगल थीटा होगा ना बेटा। देखो कुछ नहीं है, ये फ्री वेक्टर है बेटा, ये वेक्टर था a, ये वेक्टर था बेटा b। तो इनका जो फ्री वेक्टर आएगा ना बेटा, इसको उठा के यहां रख दो तो ट्रायंगल वाला ही दिखेगा सब कुछ। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? तो ये रिजल्टेंट होगा बेटा। बना दो डायग्राम। क्लियर है? अब हेडिंग लिखो बेटा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्लियर है? तो बेटा ये रिजल्टेंट था r, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे बेटा। ये b होगा बेटा, ये a होगा, तो बेटा ये भी b होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये कितना होगा बेटा? ये होगा b cos थीटा, और ये कितना होगा बेटा? b sin थीटा। क्लियर है? अब मैं इसमें करा कुछ नहीं रहा हूं, लिख लो यहां पर। इतना बनाने का ट्रायंगल लॉ वाला ही डेरिवेशन छाप देंगे। अरे जी टाइम क्यों पास करोगे इस पे? क्लियर बेटा? वही सेम डेरिवेशन आएगा। देखो r स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर। बिल्कुल भी तेजा बन जाओगे करते करते। क्लियर है कि नहीं है? तेजा जानते कौन है? चलो तो तेजा की कहानी भी तुम्हें सुनाऊंगा मैं।